जब शुरुआत हो। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे आप सभी के भरोसे एवं प्यार ने बनाया है। तो इस वर्ष हम 2026 की जर्नी में हम आपका स्वागत करते हैं। बेटा क्लास 11 में आप पहुंच चुके हैं। 10वीं लगभग सारे बच्चे पास होंगे और बड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि यस अब हम आ चुके हैं क्लास 11 में, है ना। तो क्लास 11 में जितने भी बच्चे आ चुके हैं, जो नए बच्चे हैं, है ना, जो अभी एडमिशन ले चुके हैं, एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे बेटा कि कितनी ज्यादा एनर्जी है। क्या आपकी एनर्जी हाई है? क्या आपकी एनर्जी हाई है पूरी तरह से, है ना? बोलो 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 भाई, क्योंकि आज हम लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक का जो मामला था वो 10वीं तक का, सिर्फ 10वीं तक का मामला था कि और आपने 10वीं पास भी कर लिया। यहाँ पे दो तरह के बालक हैं भाई, एक तो वो जो 10वीं पास किए हैं और एक वो बालक जो एक्चुअली में पास किए। इन दोनों में बहुत अंतर है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर है। एक जो पास सिर्फ किए हैं, बस मतलब पास कर लिए हैं, उनका अगर प्रतिशत निकाले तो 98% है। लेकिन एक वो बालक जो एक्चुअली में 10वीं पास किए हैं, उनका अगर प्रतिशत निकाले बाबू तो 2% है। अब पूछो काहे गुरुजी? तो करे पीछे बहुत बड़ा रीजन है ना। तो वो धीरे धीरे अब तुम जान जाओगे कि तुम्हें किस परसेंटेज में जाना है। क्या तुम्हें 2% में जाना है कि तुम्हें 98% में जाना है? तो एक बार जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी हम 2% का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम 98% का हिस्सा नहीं बनेंगे। उस 2% हिस्सा बनने के लिए अब तुम आ चुके हो कक्षा 11 में। कक्षा 11 एक तरह से समझ लीजिए बेस है। जब हम घर बनाते हैं बेटवा, जब हम घर बनाते हैं, जब आपके आसपास पड़ोस में बहुत लोग घर बनवा रहे हैं, अभी भी है, बनवा रहे होंगे जरूर ना जरूर। तुम्हारे गांव में कोई ना कोई एक घर जरूर बना रहा होगा। तो जब घर बनता है, जब शुरुआत होती है, तो पहले क्या होता है? जमीन के नीचे खुदाई होती है। क्या होती है? खुदाई होती है। समझ रहे हो ना भाई, है ना? खुदाई होती है कुछ मीटर तक, है ना। तो उसमें नींव बनाई जाती है, ताकि जब नींव मजबूत खूब बनाया जाता है, उसमें खूब मर मसाला छड़ फड़ सब डाल दिया जाता है ताकि खूब मजबूत बने। और वो जब मजबूत बनता है तो उस पर बिल्डिंग बनती है, 7 मंजिला 10 मंजिला, और पता चलता है कि वो 100 साल तक का बिल्डिंग है, वो 200 साल की बिल्डिंग है। तो वो इतना मजबूत कैसे हुआ? क्योंकि उसकी बेस मजबूत थी। तो बेटा कहीं ना कहीं जो कक्षा 11 होता है वो आपका बेस होता है, वो आपकी नींव होती है। उसे मजबूत करना तुम्हारा धर्म होता है। अगर तुमने 11वीं को मजबूत कर लिया तो 12वीं अपने आप सब क्लियर होने जाने वाला है। आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाला है, खासकर गणित में। गणित में ऐसे बहुत सारे अध्याय हैं जो अगर आपने 11वीं में छोड़ दिया तो 12वीं में इतना बड़ा मुंह आओगे। सच बता रहे हैं, 101%। भाई अगर 11वीं के कुछ ऐसे अध्याय हैं, शुरुआत का पहला ही चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने वही छोड़ दिया ना बबुआ, और संबंध एवं फलन दूसरा अध्याय उसको छोड़ दिया, समझ लो कि 12वीं का पहला अध्याय तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो भैया तुम्हें न्यू को मजबूत करनी है, और यही ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है। जब आप कंपटीशन में जाओगे, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाओगे, वहां पे धुआं धुआं मचा दोगे। वहां पे अक्सर बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? 10वीं में पास हो जाते हैं 95%, सर जी 98%, गुरु जी 99, गुरु जी 75, गुरु जी 80, 85, 86, लेकिन वहां पे जाने के बाद सब गड़बड़ा जाता है उनका माहौल। सब उनका माहौल गड़बड़ा जाता है, वो असफल हो जाते हैं। लेकिन सही बताएं तो बेटा असली जिंदगी वही होती है, असली में सफलता वही मिलेगी जाकर के जब तुम कंपटीशन क्रैक करोगे, जब तुम्हें नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। और जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो बहुत सारे लोग अगुआ आएंगे तुम्हारे घर पे, दरवाजे पे, कहेंगे हे फलाने इतना पैसा ले लो, हे फलाने इतना पैसा ले लो, लेके बाद शादी कर दो तो तुम्हें खूब बढ़िया सुंदर कन्या मिलेगी। है क्या मिलेगी? बढ़िया कन्या मिलेगी। और ये बढ़िया कन्या कब मिलेगी? और जब तुम सफल होगे, जब तुम्हारे पास सरकारी नौकरी होगी, तब तो कन्या मिलेगी। नहीं तो फिर क्या मिलेगा? हाथ पसारे रहोगे। बस ग्रेजुएशन कर लोगे, इधर उधर तैयारी कर रहे हो, इधर कर रहे हो, उधर घूम रहे हो, सबको देख रहे हो, तो फलनवा का लड़का शादी होता है। अच्छा, तो फिर यही करते रह जाओगे। तो भाई मामला यहां से नहीं है, केवल मामला क्या है? बेस का है बेटवा। अगर तुमने बेस मजबूत कर लिया तो 12वीं नहीं अपितु तुम प्रतियोगी परीक्षा में भी सफल होगे, अपने जीवन में भी सफल होगे। तुम्हारा जीवन एकदम सुख से भर जाएगा। तुमको अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, दहेज लेना पाप है, दहेज मत लेना, अच्छी कन्या मिलेगी। जब अच्छी कन्या मिलेगी तो उसके साथ तुम घूमने जाओगे, है ना, फटपटी पे जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे? तो जीवन क्या हो जाएगा? सुख से भर जाएगा। भरेगा कि नहीं बताओ? सुख से भरेगा। तो अभी तुम हुंकार भर लो, फिर उसके बाद सुख से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। और हमारा गणित में लक्ष्य है 100 में 100, तो उस 100 में 100 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। अभी जब मैं आया क्लास कर लेने तो ऑपरेटर ने हमें दुद्दू पेन पकड़ा दिया, कहा गुरुजी आप दुद्दू पेन से पढ़ाइए। चलो एक पेन से पढ़ाते हैं। तो भाई ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो अध्याय पढ़ने वाले हैं, उसका एक माइंड मैप लेकर के आया हूं, है ना। एक माइंड मैप तुम्हारे सामने रख रहा हूं, एक माइंड मैप, ताकि तुम्हारे को दिमाग में ये फिट हो जाए कि गुरुजी हम पहला अध्याय जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज है। कम से कम तुम्हारे अंदर एक इमेजिनेशन आ जाए, रात में सोते रहो भाई देखो सब घूम रहा है। ठीक है, चलो अब देखो जो हमारा पहला अध्याय है बाबू, जो पहला अध्याय है हमें जो पढ़ना है, उसका अध्याय का नाम है समुच्चय। क्या है? चैप्टर का नाम है, जल्दी क्या एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हमको एक बार पता तो चल जाए कि हमारे बच्चों को पहले अध्याय का नाम याद है। पहले अध्याय का नाम क्या है भैया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले अध्याय का नाम क्या है? सेट, समुच्चय यानी सेट। क्या है? सभी लोगों को क्लियर है ये बात? सभी लोगों को क्लियर है ये बात क्लियर है? समुच्चय हमें पहला अध्याय में पढ़ना है। समुच्चय की अगर हम परिभाषा देखें बेटा, समुच्चय की परिभाषा यानी देखें तो क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट का मतलब जैसे तुम्हारे घर में चम्मच रखा है, चम्मचों का एक सेट है। तुम्हारे घर में गाड़ियों का एक सेट हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन उसी से मिलता जुलता कुछ समुच्चय है गणित में। तो अभी बस फिलहाल जान लो कि समुच्चय क्या होता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे समुच्चय कहते हैं। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर इसका उदाहरण देखा जाए तो इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे कर्ली ब्रैकेट में लिख देना ही क्या कहलाता है? समुच्चय। बोलो कितने लोगों को क्लियर हो गया? कर्ली ब्रैकेट में किसी भी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी वस्तु होते हैं, उनको लिख देना ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं?
जरा बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं उन्हें समुच्चय में लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, हिंदी नहीं रे बहु, मार खाई वो, मोजा निकाल के मार। 5 रे बाबू, 5, ए ई आई ओ यू। तो अब तुम्हें सवाल पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनको समुच्चय में लिखिए, तो आप कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और ए ई आई ओ यू लिखोगे, बस खेल खत्म। यही पूरे अध्याय में पढ़ना है, बोलो आया कि नहीं? पूरे अध्याय में यही पढ़ना है बेटवा। अब बताओ, इतना आसान चीज है, यही पढ़ना है, कर्ली ब्रैकेट लगा के सारी चीजों को लिख देना है। तुमसे अगर पूछा जाए, ए बाबू, ए लल्ला, ए कल्लू, ये बताओ कि 12 महीना में जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम लिखिए, तो क्या लिखो? जनवरी, जून, जुलाई। जनवरी, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, 3 है ना, इन तीनों को लिख दोगे, कर्ली ब्रैकेट में लगा दोगे, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। क्लियर है ना जी? बस यही है समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसमें समुच्चय के प्रकार, मतलब सेट के टाइप पढ़ने वाले हैं। सेट के टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है, इम्पटी सेट क्या होता है, फिर उसके बाद पावर सेट पढ़ेंगे, सीमित और असीमित समुच्चय पढ़ेंगे। सीमित यानी फाइनाइट, असीमित मतलब इनफाइनाइट, ये पढ़ने वाले हैं। उप समुच्चय पढ़ने वाले हैं जिसको सबसेट कहा जाता है। पावर सेट पढ़ने वाले हैं। सार्वभौमिक समुच्चय पढ़ने वाले, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। तो हम दूसरा चीज क्या पढ़ने वाले हैं, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद समुच्चय पर होने वाली संक्रियाएं, संक्रियाएं मतलब समझते हो, ऑपरेशन। जैसे गणित में ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं? गणित में ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं? गणित में ऑपरेशन क्या होते हैं? 4 ही होते हैं। गणित में ऑपरेशन 4 होते हैं। अरे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही तो करते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो करते हो गणित में, यही तो करते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग। उसी तरह हम 11वीं में जो समुच्चय पढ़ रहे हैं, उस समुच्चय में 4 तरह की संक्रियाएं होने वाली हैं, उसमें भी कुछ होने वाला है। समुच्चय को कैसे जोड़ा जाए, समुच्चय को कैसे घटाया जाए, समुच्चय का कैसे गुणा किया जाए, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें क्या पढ़ने वाले, पूरक क्या होता है, सम्मिलन, सम्मिलन मतलब जोड़ देना, दो समुच्चयों को जोड़ देना। समझ में आ रहा है ना? पूरी कहानी समझ में आ गई लल्लू? सम्मिलन, सम्मिलन। और फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं सर्वनिष्ठ। इसको याद रखना, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इसको काट दो बेटा, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ए इंटरसेक्शन बी जब लिखा होता है, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इंटरसेक्शन। सम्मिलन ए यूनियन बी, मतलब दो समुच्चयों को जोड़ देना सम्मिलन कहलाता है। सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों समुच्चयों के बीच में जो कॉमन होता है उसे सर्वनिष्ठ कहते हैं। अंतर, अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों के बीच का अंतर निकालना सीखेंगे, फिर पूरक सीखेंगे, बस खेल खत्म है। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई फिजिकल। अब तुम चाहते हो इसे ग्राफ के माध्यम से समझना, तो फिर अब पढ़ेंगे हम वेन आरेख। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। अब मतलब ये जो चीजें हमने पढ़ी है, इस चीज को हम ग्राफ के माध्यम से कैसे समझे, तो इसको ग्राफिकल चित्रण और ओवरलैपिंग ब्रिज, इस तरीके से ए यूनियन बी, अब यहां देखें ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, सम्मिलन। अब इस सम्मिलन को ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे, तो मजा ही मजा है। पूरे अध्याय में यही करने वाले हैं, और लास्ट में ये 2 फार्मूला सीखने वाले हैं, जो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, खेल खत्म। ये पूरा अध्याय है, लो स्क्रीनशॉट, बोलो स्वाहा। पूरे अध्याय में यही पढ़ने वाले हैं भैया, पूरे अध्याय में यही पढ़ने, है ना आसान, है ना आसान, है ना आसान। क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार फिर से हम लोग देखो दोहराएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे समुच्चय क्या होता है, मैंने समझा दिया। जैसे बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, उसे समुच्चय में लिखो, ए ई आई ओ यू, बस खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। ठीक है, इस तरीके समुच्चय का प्रकार पढ़ने वाले हैं, समुच्चय पर होने वाली संक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, वेन आरेख। अब ये सारी चीजों को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, वेन डायग्राम, ग्राफिकल चित्र, ओवरलैपिंग ब्रिज। ठीक है भैया, खेल खत्म, बस इसी को पढ़ने वाले। मजा आ गया बेटा? सोचो, एक ही स्लाइड में पूरे चैप्टर खत्म कर दिए, बोलो 5 मिनट के अंदर, और पूरा ओवरव्यू तुम्हारे दिमाग में चला गया, खट करे, बोलो पिन कर दिया कि नहीं, कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, बोलो आ गया कि नहीं, दिमाग में चला गया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया वादा करते हैं, तो वादा से याद आया, तो वादा क्वालिटी का गारंटी रिजल्ट भैया एकदम समझ लीजिए, क्वालिटी का यहाँ पे एजुकेशन मिलने वाला है। पूरे 5 साल का ये रिकॉर्ड है, एकमात्र बैच जो टॉपर दे रहा है। इस बार तुम जाकर के उठा के देख लो, उठा करके देख लो 12वीं का रिजल्ट। गणित में 95 प्लस हजारों बच्चों ने लाया है। इस बार तुमने अगर यूट्यूब पे लाइव रहे होगे तो तुम देख लिए होगे कि भैया गणित में जो दबदबा था इस बार, तो दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना रहेगा भैया, दबदबा बना रहेगा, और ये बना रहेगा। ठीक है जी, तो आप लोगों को याद रखना है, ये क्वालिटी देने का एकमात्र बैच पूरे बिहार का। ठीक है, और वो बैच कौन सा है बेटा, आप सभी को पता है, हुंकार बैच। पहले एक ठो ए था, अब डबल ए आ गया है, डबल ए और ज्यादा मजबूत हो गया है। ठीक है भाई, तो 2025 और 26 का बैच स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट फ्रॉम 14 अप्रैल। तो ये मतलब 14 अप्रैल कल ही था, आज 15 है जी, आज 15 है, सॉरी, मतलब स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी एक क्लास जारी है जो फ्री है, जो आप लोगों को समझनी है। ठीक है जी, आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए, ये शौर्य, पराक्रम और विजय का ये प्रतीक है। कौन? हुंकार। क्या बेटा? हुंकार। चलिए, अब हमारे यहाँ पे ये एक बच्चा दिख रहा होगा, सुमित, है ना, सुमित, सुमित कुमार। सुमित कुमार जो है साइंस के टॉपर है बेटा, साइंस के टॉपर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। रोहित वर्मा, हाँ, ये रोहित वर्मा के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम जाकर के बिहार बोर्ड आर्ट्स में इसका देख लो, तुम सच बता रहे हैं, बिहार बोर्ड आर्ट्स में जाकर के इसका इंटरव्यू देखो, रोहित वर्मा का। ये स्टेट रैंक इसका 10 है। अब इसके बारे में क्या खास बात है, मैं और सबके बारे में बातचीत ही नहीं करूंगा। इसके बारे में खास बात बताई क्या है, ये 10वीं रैंक है पूरे स्टेट में, और ये आर्ट्स का बच्चा है। तो बोलोगे सर गुरुजी क्या है बता रहे हैं, क्या खास बात है? लेकिन तुमको रुको जरा, रुको जरा। इसने आर्ट्स में ज्योग्राफी लिया था, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ भैया हिस्ट्री लिया था, और तीसरा सब्जेक्ट जानते हो क्या लिया था? बता दो एक बार, देखिए कितने लोगों को पता है इसके बारे में। तीसरा सब्जेक्ट क्या लिया था, बता दो। तीसरा सब्जेक्ट क्या लिया था? बहुत बढ़िया, तीसरा सब्जेक्ट मैथ लिया था। सोचो, कोई सोच सकता है जीवन में आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ मैथ ले लिया था। ये गणित लिया था बाबू, गणित। और गणित में कितना नंबर पाया? 92 नंबर ला करके पूरे बिहार में एक इतिहास रच दिया कि आर्ट्स वाला बच्चा भी गणित लेकर के बिहार में टॉपर बन सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एमडी आसिफ है, अभिषेक कुमार है, तबासुम परवीन है, पिंटू कुमार है, और क्या है, मुस्तारी कालम है। ठीक है जी, तो ऐसे हजारों बच्चे हैं, यहाँ पे सबका नाम लिखना मुमकिन नहीं है। इस तरह से मुस्कान कुमारी भी है, रूबी कुमारी भी है। ठीक है, इन सबका नंबर 463 462 है। फिर उसके बाद संतलाल पंडित है, ऐसे बहुत सारे नाम है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, अब हमारे यहाँ जब आप आ ही गए हो, तो अब हमारे यहाँ की जो स्पेशल फीचर है, जिसके तहत ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, जो टॉपर दिख रहे हैं, ये सब मुमकिन हो पाया है, तो इन फीचर्स की वजह से भी।
अब फीचर्स क्या है, जब आपकी क्लास होती है तो क्लास होने के बाद आपको मिलेगी क्लास पीडीएफ, मतलब जो भी हम लिखवाएंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे उसको आप नोट्स बनाइए तो ठीक है, नहीं बना रहे हैं तो आपको पीडीएफ के रूप में चली जाएगी, है ना बढ़िया चीज, आपको पीडीएफ के रूप में ये चीज चली जाएगी क्लास पीडीएफ। ड्रोना एआई मिलेगा, एआई एक रोबोट मिलेगा, उससे आप अगर आप जैसे मान लो तुमको लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं तो चले जाओ बगीचा में, दोपहरिया में बोर हो रहे हो बगीचा में चले जाओ, एआई से बात करो, एआई से बात करो, एआई बताओ समुच्चय क्या होता है, बताएगा तुमको, व्हाट इज सेट बताएगा, ठीक है ठीक है। फिर आपको न्यू बैच मिलेगा, नवंबर में जैसे ही आओगे तो तुम्हें न्यू बैच मिलेगा ताकि पूरा आपका बुक एक बार फिर से रिवीजन कराया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, फिर उसके बाद हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, फिर आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा, हर दिन डेली प्रैक्टिस क्यूज भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो इसमें जो भी आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आप जाकर के करेंगे इसी क्लास से रिलेटेड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप गए हो तुम विद्याकुलियन, अब तुम क्या बन चुके हो, विद्याकुलियंस बन चुके हो। तो विद्याकुलियंस अगर तुम बन ही गए हो तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करने हैं, क्या फॉलो करने हैं, रूल्स फॉर विद्याकुलियन। क्या है वो रूल्स? रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है बेटा, पहला रूल क्या है, अपने लिए स्टडी एरिया चूज करें। सबसे पहले आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डालो। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि कंफर्ट जोन में डाल दो, कंफर्ट जोन का मतलब जैसे कि ऐसा सराउंडिंग चूज करो जहां पे तुम्हारी स्टडी एकदम बेहतर हो पाए। तो एकदम बढ़िया टेबल कुर्सी बेंच बढ़िया से एकदम सजा दो, है ना, कि भैया वहां हल्ला गुल्ला ना होता हो। एक नई कुर्सी बेंच है तो कहीं भी एक रूम देख लो अपना, वहां पे पहले देख लो, जो भी तुमको बताया जाएगा फार्मूला है, चीजें हैं, आज से ही अपने से ही चिपकाना शुरू कर दो, ठीक है। रूल नंबर 2, क्लास से पहले अपना पेन और नोटबुक हमेशा रेडी रखो। देखो जब भी तुम लाइव क्लास कर रहे हो तो पेन कापी और क्या, पेन कापी और अपना दिमाग तीनों एक साथ लेकर के बैठो। नहीं पता लगे पेन कापी तुम्हारे साथ तो है लेकिन दिमाग कहां है, फगुनिया के पीछे है, फगुनिया के पीछे है, कहीं रहरिया में है, कहीं उखिया में है, तो कहीं बगीचा में है। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है जी, ये सब नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेन कापी और दिमाग तीनों एक साथ रखना है, ठीक है जी, डन है। 100% रखोगे, 100% रखोगे, फगुनिया के पीछे नहीं रखना है, ठीक है जी। ठीक है जी, चलो 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 चलो। तीसरा रूल क्या है, क्लास में पढ़ाया हुआ डेली बेसिस पर रिवाइज करोगे। ये मतलब संकल्प ले लो, मतलब संकल्प ले लो, प्रतिज्ञा ले लो कि हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। जैसे क्लास हुई तो जो भी तुमने नोट्स किया है, जो भी तुमने पढ़ा है, क्लास पीडीएफ निकालो, उसे रिवीजन कर लो। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस, है ना। तो अगर तुम चाहते हो सक्सेस होना तो रिवीजन ही क्या है, आपको सक्सेस दिला सकता है, ठीक है। रिवीजन ही तुम्हें सफलता दिलाएगी एकमात्र चीज। डिस्ट्रैक्शन से बचने और क्लास के टाइम पर फोकस से पढ़ें, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, कोई भी आसपास आया, जैसे तुम्हारा दोस्त आ गया कलुआ, कहा ए रमुआ चल चले के आज नौटंकी आई, सब नहीं, ये सब नहीं, बहुत हो गया नौटंकी, बहुत हो गया। गांव में नौटंकी तब आएगी, बाद में भी आएगी, केसरिया गाना तब सब चलेगा, वो बार भी चलेगा, हर बार चलेगा, केसरिया गाना रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा, ठीक है। वो बाद में देख लेना, अब तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा बैकलॉग हुआ तुम जान लो डिमोरलाइज हो जाओगे, ठीक है भैया। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो होता क्या है ना, जो बच्चे होते हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं शुरू में तो उनका ग्राफ ऐसे जाता है, फिर उसके बाद ऐसे होंगे, फिर उसके बाद वो गिर जाएंगे। क्या है भैया इसमें, जैसे ही बैच लिया खूब बढ़िया कापी पेन सजा के चित्र उत्तर बना के चिपका उका के भगवान की फोटो लगा के जौन अगरबत्ती सुनगा के पूरा घर गम 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 महका दोगे पहले दिन 2 दिन 3 दिन, और करे बात जैसे यहाँ पे आओगे 1 आध महीना बीतेगा, अरे यार रोज रोज पढ़ के थक गए, चलो यार एक दिन कुछ और करते हैं, लो मामला गड़बड़ है, बस पढ़ाई किया रिवीजन नहीं किया, ठीक है। रिवीजन करने के समय कहीं और चले गए, फगुनिया के पीछे चले गए, चलो हाँ कैसे हो, ठीक है आवत है, और करे बात फिर उसके बाद क्या, अब बैकलॉग स्टार्ट हुआ, अब तुमने रिवीजन भी नहीं किया, जो तुमने पढ़ा भूल गया, बैकलॉग भी होना स्टार्ट किया, लो फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट, अब तुम क्लास 11 छोड़ दोगे, क्लास 11 छोड़ दोगे। तो ये सब नहीं करना है, वादा करो ये सब नहीं करना है, बोल मेरी जान ये सब नहीं करोगे, तुम्हारा जान अब हम ही है, हैं? बोल बोल बोल, अब हम तुम्हारा जान है, अब हम तुम्हारा जान है, तू हमारा जान है, तू हमका जान का है, हम तू का जान का, ठीक है, डन, प्रॉमिस प्रॉमिस 100%। अभी तो शुरुआत हो कथा, नजर से बात हो कथा, ठीक है ना, तो वही बात हो गई, अभी शुरुआत हो कथा, नजर से बात हो कथा। चलो तो आ जाए हम टॉपिक पे, आर यू रेडी बेटा, थोड़ा सा समझते हैं, आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है तो समझते हैं समुच्चय क्या होता है, बड़ा मजा आएगा, मतलब सच बता रहे हैं, मतलब अपने बाल की कसम, अगर 5 मिनट तुम यहाँ पे एकदम कंसंट्रेट हो जाओ एकदम, अब इतना अच्छे से समझ में आएगा, घोल के पिला देंगे तुमको, भाग यहाँ से, अब 100 में 100 तुम्हारा आएगा, उसके बाद तुम बस एक का नारा लगाओगे, जय हो। मार डालेंगे लाल लाल बंदरों को। चलो भाई स्टार्ट किया जाए, चलो देखो भैया चैप्टर का नाम क्या है, समुच्चय। समुच्चय समुच्चय मतलब सेट्स, समुच्चय का मतलब क्या होता है भैया, सेट्स। अच्छा तुम्हारे दिमाग में एक चीज आया होगा, जैसे तुमने ये वर्ड सुना, शब्द सुना सेट, तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि तुम्हारे घर में चम्मच होगा, चम्मचों का एक सेट मम्मी ने रखा होगा कि नहीं रखा होगा, सेट, चम्मचों का सेट, है ना, थालियों का सेट, है ना, पेनों का सेट, है ना, होगा कि नहीं, साड़ियों का सेट, जींस का सेट, सेट सेट एक शब्द, उस शब्द को पकड़ो, उस शब्द को पकड़ो, तो सही पकड़ रहे हो, कहीं ना कहीं जो हम समुच्चय पढ़ने वाले हैं इसी सेट पे बात करने वाले हैं, ठीक है जी। अब यहाँ देखो जैसे किताबों का सेट, तो एकदम सही समझे, अगर तुम इसी बात को समझ पा रहे हो, सेट का मतलब यही समझ पा रहे हो कि भैया चम्मचों का सेट, जींस का सेट, पैंट का सेट, गेना का सेट, तो एकदम सही जा रहे हो, बस अब गणित पढ़ रहे हो तो गणित के माध्यम से इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब ध्यान सुनिए, आइए इधर आइए, चलिए ये बात तो समझ में आ गया तुम्हें अपनी भाषा में कि सेट क्या होता है। अब यहाँ पे डिफिनेशन को समझते हैं, हो सकता है डिफिनेशन भी नहीं समझ में, लेकिन 5 मिनट रुकना बस। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, बस इतना ही दिया है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह, सुपरिभाषित एक वर्ड आया है सुपरिभाषित। अब आइए चलिए लेके चलते हैं, अभी भी नहीं समझ में आएगा, अब तुमको लेके चलते हैं, अब वहां से आपको समझाएंगे, ठीक है बाबू। चलो ए बाबू अब स्टार्ट करते हैं, चलो देखो बाबू सेट का मतलब ये होता है ना, अब यहाँ पे देखना, समुच्चय का मतलब ये होता है, अब उस डिफिनेशन को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, अब हम अपना डिफिनेशन बनाते हैं, बड़ा प्यार से बताएंगे, अभी तुरंत समझना है। जैसे मान लो ये क्लास बैठी है, क्लास बैठी है, क्लास बैठी है, क्लास बैठी है, क्लास पूरा बैठी है, अब इसको पूरी कहानी से समझते हैं। एक क्लास बैठी है, पूरी क्लास, बोलो हाँ क्लास बैठी है, इसमें नाना प्रकार के बच्चे हैं, नाना प्रकार के, कुछ लड़का है, कुछ लड़की है, कुछ करिया है, कुछ गोरा है, कुछ लाल है ना, सब है, कोई टकला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है ना जी, सब तरह के लड़के, नाना प्रकार के। मान लो मैंने किसी से एक प्रश्न पूछा, क्या पूछा, प्रश्न, तो इस प्रश्न का जवाब 2 तरीके से आएगा। इस प्रश्न का, मैंने कोई प्रश्न पूछा क्लास में और उस प्रश्न का जवाब 2 तरीके से आएगा, ठीक है। एक, उस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का उत्तर सेम आएगा,
सभी का उत्तर उत्तर सेम आएगा। उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। मैंने एक प्रश्न पूछा, तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन होता है ना, तो जिसका उत्तर सभी लोगों का सेम आता है, सभी लोगों का सेम आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं, नहीं याद होता है, तो उनका उत्तर क्या आता है? डिफरेंट डिफरेंट आता है। उत्तर क्या होगा? अलग होगा। उत्तर अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो जिसका उत्तर सेम होगा, अगर मैक्सिमम बच्चों का उत्तर सेम आ रहा है तो उसी को सेट कहते हैं। अब कहो ये क्या गुरुजी, ये कौन सी कहानी आप बना दी है? अब लो, तुम्हारे सामने एक प्रश्न पूछता हूं, पूछो बेटा प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, आर यू रेडी? प्रश्न सुनने के लिए तैयार हो जाओ। पहला प्रश्न ये है, प्रश्न ये है पहला, कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला में वाला में स्वर कितने हैं? वॉवेल्स कितने हैं, है ना? मैं लिख देता हूं सीधे वॉवेल्स। वॉवेल्स, ठीक है? वॉवेल्स समझते हो ना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। कितने हैं? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे बताइए? चलिए बताइए, सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए। तो सभी का उत्तर क्या आ रहा है? मैं लिख दूं 5। ताली बजा दो बेटा, सबको आता है। ताली बजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब हम दूसरा सवाल पूछते हैं। पूछूं? भारत की 5 सुंदर लड़की का नाम बताओ। भारत की 5 सुंदर लड़की का नाम बताओ। बताओ बताओ, भारत की 5 सुंदर लड़की का नाम बताओ। भारत की 5 सुंदर लड़की का नाम बताओ। अब इस सवाल में मान लो अमन नाम का कोई लड़का है, वो कुछ और बताएगा। वो करे लिए अक्षरा सिंह सबसे सुंदर होंगी, अमरपाली बहुत सुंदर होंगी, काजल राघवानी बहुत सुंदर होंगी। लेकिन इसी मान लो कोई लड़की है साक्षी, उसके लिए सुंदर 5 लड़कियां ऐश्वर्या राय होंगी, है ना, काजल अग्रवाल होगी, तमन्ना भाटिया होगी, आज की रात है, आज की रात है ना भैया, तो उसके लिए तमन्ना भाटिया, ऐश्वर्या राय, काजल अग्रवाल, ठीक है, श्रद्धा कपूर, उसके लिए 5 लड़कियां होंगी। अगर कोई करण नाम का लड़का है, मान लो सत्यवा है, मान लो सत्यवा है, मैं उससे पूछूं ये बताओ भारत की 5 सुंदर लड़कियों के नाम बताओ, क्या है? बगल वाली बगल वाली जान मारे ले, ओकरे लिए बगल वाली बहुत बढ़िया होगी। बगल वाली कोई नाम नहीं लेता हूं, मान लो बगल में मान लो कोई किरण नाम की लड़की है, तो उसके लिए सुंदर लड़की किरण होगी, सुमन होगी, है ना। गांव में तो कौन 5 लड़की गिना देगा? गिना देगा कि नहीं गिना देगा? गिना देगा कि नहीं? तो इसमें इस सवाल में उत्तर सबका क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। इसका उत्तर सभी के लिए क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। मान लिया कि कोई करण नाम का लड़का है, करण ने 5 सुंदर लड़कियों का नाम गिनवाया, जिसमें मान लो गिनवाया रानी चटर्जी, है ना, आम्रपाली, है ना, आम्रपाली, ठीक है, फिर उसके बाद है ना अक्षरा, फिर क्या है? काजल, फिर क्या है? और कोई हीरोइन का नाम है ना, आस्था, ये तो बहुत सुंदर लड़की है, तो हीरोइन आई है इस समय, है ना, ठीक है, आस्था सिंह, ठीक है। देखिए हमको सब याद है, हमको सब हीरोइन का नाम याद है। अब मान लो कोई और लड़का है, कोई और लड़का है, कोई और मान लो करण के अलावा आदित्य है। मैं इससे पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए 5 सुंदर लड़कियां कौन होंगी? तो ये बोलेगा सुमन है, किरण है ना, लक्ष्मी है ना, है ना, ठीक है ना, पारो है, ठीक है, पारो है, एक पारो बहुत वायरल हो रही है। 1 2 3 4 और एक और नाम बताओ, मान लो कोई नाम की लड़की, है ना, सुफनका, रावण की बहन, है ना, उसको सुंदर लगती हो उसको सुंदर रावण की बहन लगती हो। अब देखो, तो करण के लिए 5 सुंदर लड़कियां कौन है? रानी चटर्जी, अमरपाली, अक्षरा सिंह, काजल, आस्था, ठीक है। आदित्य के लिए सुमन, किरण, लक्ष्मी, पारो और सुफनका है। तो भैया इसमें उत्तर क्या हो रहा है? आप लोग बताइए, इसमें उत्तर क्या हो रहा है? सबका अलग अलग आ रहा है। उत्तर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। समझ रहे हो? तो मैं अगर तुमसे सवाल पूछूंगा कि भारत की 5 सुंदर लड़कियों का नाम बताओ और उसका एक समुच्चय बनाओ, तो इसका समुच्चय तुम कभी जीवन में बना पाओगे? तुम एक बात बताओ, कभी जीवन में बना पाओगे? कभी बना पाओगे? नो। तो ये एक सुपरिभाषित वस्तु नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये सुपरिभाषित नहीं है, नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है, ये समुच्चय नहीं बन सकता, इसका एक समुच्चय नहीं बन सकता। लेकिन इसका अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 5। ये लगभग हर एक लड़का जानता है, हर एक लड़का नहीं जानता है तो भी वो सीखेगा तो वो भी वही बोलेगा 5 होते हैं। बोलेंगे तो इसका एक सेट बन जाएगा, सुपरिभाषित वस्तु बन जाएगा, परिभाषित वस्तु बन जाएगा। एक सुपरिभाषित वस्तु है तो इट इज अ सेट, ये एक सेट बन जाएगा। ठीक है जी, आइए समझ में, आइए, आ गया, ठीक है। तो फिर से हम एक समझाते हैं, आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो जिसका सुपरिभाषित वस्तु, ऐसे सुपरिभाषित वस्तु जिनका एक संग्रह बन जा रहा है, जो जिनका एक मीनिंग निकल रहा है, जिनका उत्तर सभी के लिए सेम हो रहा है, वो क्या हो जाएगा बेटा? सेट होगा। और जिनका उत्तर सेम नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। ठीक, मैं फिर से एक बार समझाता हूं। हम पढ़ रहे हैं बेटा समुच्चय। क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय। तुम लोगों ने कहा कि समुच्चय क्या होता है? सेट हो गया चम्मचों का समूह, है ना, चम्मचों का समूह, किताबों का समूह, थरिया का समूह, गेना का समूह, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन हम गणित वाला समुच्चय पढ़ रहे हैं, तो समुच्चय क्या होता है? तो हमने एक डिफिनेशन अपनी तरफ से बना दिया कि एक ऐसा प्रश्न उठाओ, जिसका उत्तर सभी के लिए सेम हो। लड़का, लड़की, बुढ़वा, जवान, सभी का उत्तर सेम आए। तो क्या अगर तुम अपनी दादी से पूछोगे, ये दादी ये बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला जो ABCD से लेकर के जेड तक है, तो ये बताओ कि ए से लेकर जेड तक के बीच में स्वर कितने होते हैं? तो अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो भी क्या बताएंगी? उत्तर क्या जवाब देंगी? बेटा, उत्तर क्या जवाब देंगी? 5 होते हैं। कि अंग्रेजी वर्णमाला में भैया स्वर कितने होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है। लेकिन वही दादी से अगर तू पूछ लेबा, अगर वही दादी से पूछ लेबा कि ये बताओ दादी कि भारत की 5 सुंदर लड़की का नाम बताओ, तो दादियों फिर कंफ्यूज हो रही है। दादी का कही है? अपने सखी का नाम बताई है, अपने मम्मी का नाम बताई है, अपने मौसी का नाम कही है। हमारे जो मौसी रहल है हो गौवा वाली, रकहट वाली, वो बहुत सुंदर रहल। वो हमारे को फलनवा जो मित्र सखी रहली, वो बहुत सुंदर रहली। समझ में आ गए?
समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। तो उनके लिए 5 सुंदर, मैं अब एक ऐसा सवाल उठाया जिसमें 5 सुंदर लड़कियों का नाम बताओ, तो तुम ही लोग खुद, कोई कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा, तो इसका एक समुच्चय नहीं बन सकता, क्योंकि सभी का उत्तर इसमें अलग अलग आ रहा है। मैं अगर पूछूंगा कि 5 सुंदर लड़कियों का नाम बताओ, तो तुम कुछ अलग बताओगे, वो कुछ अलग बताएगा, तो कैसे सेट बन पाएगा, ये सेट बन ही नहीं पाएगा। तो इट इज ए नॉट सेट। लेकिन मैं अगर ये बोल दिया कि अच्छा इसको छोड़ो, अगर मैं बोला अच्छा ये बताओ कि महीने में कितने, मतलब टोटल महीने कितने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, जल्दी जवाब दो, जवाब दो, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, सभी का उत्तर बारह आया कि नहीं। मैंने कुछ बताया, मैंने इसका आंसर बताया कि नहीं, मैंने इसका आंसर बताया, मैंने इसका आंसर बताया, नहीं बताया ना, तुमने खुद इसका उत्तर दिया कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तुम खुद बोले हो बारह 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 बारह, है ना, बोले बोले बोले, अच्छा अच्छा हो गया ना। अच्छा मैं अगर यही बोलूं कि एक बात बताओ, एक बात बताओ, पूरे विश्व का, पूरे विश्व का सबसे मोटा लड़का, 5 मोटे लड़कों का नाम बताओ, 5 मोटे लड़के का नाम पूरे विश्व का बताओ। पता लगेगा कि फलाने, जो एक लड़का है करण, वो बोलेगा कि हमारे गंगा के दुर्बीज है, हमारे गंगा के कतवारू इतना मोट है, तो उनको मोटा घोषित कर देगा, करेगा कि नहीं। तो इसका सेट नहीं बनता। तो ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कोई क्वेश्चन तो जिसका उत्तर सभी का अलग अलग आए, जिसमें सभी का उत्तर अलग अलग आए, उसका एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकता, उसका सेट नहीं बन सकता, वो एक समुच्चय नहीं होगा। लेकिन जिसका उत्तर सभी के लिए सेम होगा, वो एक क्या बनेगा भैया, समुच्चय बन जाएगा। क्लियर है भैया। तो अब आते हैं उसी डिफिनेशन पे। तो भैया समुच्चय क्या होता है, सभी लोगों को समझ में आ गया। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जो होता है बेटा, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गया, समुच्चय कहते हैं। अब जैसे, अब मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, सभी पूर्णांकों का समूह, पूर्णांक, अगर मैं सभी पूछूं, सभी से पूछूं पूर्णांक का समूह बनाओ, तो सभी लोग बता देंगे ना उत्तर इसका, सभी लोगों का उत्तर सेम आएगा। पूर्णांक इंटीजर्स, अरे -1 -2 -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, फिर जीरो, फिर जीरो के बाद 1 2 3 डैश डैश डैश, तो सभी पूर्णांक ये हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं, सभी का उत्तर सेम आ रहा है। मैं अगर कहूं सुंदर लड़कियों का समूह, क्या आप बताओ ये सेट हो सकता है, क्या ये समुच्चय है, क्या दूसरा वाला समुच्चय है। सुंदर लड़कियों का समूह बन पाएगा, सुंदर लड़कियों का समूह, तुम्हारे लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा, तो भैया ये नहीं बन पाएगा, इट इज नॉट अ सेट, ये एक समुच्चय नहीं हो सकता। सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, हाँ यह एक सेट है, प्राकृत संख्या सभी के लिए उत्तर सेम है। अरे प्राकृत संख्या मेरे लिए भी सेम होगा, तुम्हारे लिए भी सेम होगा, हर एक बच्चे के लिए सेम होगा। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 है ना, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डैट डैट डैट, ये सब क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, प्राकृत संख्या होती है, तो इसका भी समुच्चय बन जाएगा। मोटी लड़कियों का समूह, क्या यह समुच्चय बनेगा, क्या यह समुच्चय बनेगा, एक बार जल्दी से बताएं, एक बार समुच्चय बनेगा। हाँ चलो बताओ, मोटी लड़कियों का समूह क्या बन पाएगा, ये समुच्चय बन पाएगा, आप बताओ, नहीं बन पाएगा, कैसे बन पाएगा। हमारे लिए मोटी लड़कियां कुछ और हो सकती है, तुम्हारे लिए मोटी लड़कियां 5 कुछ और होंगी, तो नो, इट इज नॉट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, किसी खास विद्यालय के क्लास 11वीं के सभी छात्रों का समूह, किसी खास विद्यालय, जैसे तुम्हारे गांव में कोई विद्यालय होगा, कोई स्कूल होगा, कोई कॉलेज होगा, अब बताओ क्या ये सेट होगा, क्या यह एक सेट होगा, क्या यह एक समुच्चय बन सकता है, हाँ बन सकता है। तुम्हारे गांव में कोई कॉलेज होगा, तुम्हारे लिए किसी गांव का एक कॉलेज है, उसमें 11वीं में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं, जितने भी छात्र पढ़ते हैं, उनका एक समुच्चय बन सकता है, उनका एक डाटा निकाला जा सकता है, उनका एक डाटा निकाला, अरे ज्यादा ज्यादा कितने बच्चे होंगे कक्षा 11 में किसी कॉलेज में, ज्यादा ज्यादा 150 होंगे, 200 होंगे, इतने नहीं होंगे, तो उनका एक समुच्चय बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो यस इट इज अ सेट। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल रखे, जिसमें से पहला आपका सेट है, तीसरा आपका सेट है, पांचवा आपका सेट है। ये पहला, तीसरा और पांचवा समुच्चय में है। दूसरा समुच्चय इसलिए नहीं है कि सुंदर लड़कियों का समूह, ये एक समुच्चय बन ही नहीं सकता, मोटी लड़कियों का समूह बन ही नहीं सकता। आया समझ में। तो समुच्चय क्या होता है, जिसमें सभी का उत्तर सेम निकले, है ना, सभी का उत्तर सेम निकले। ठीक है, बोल रहा हूं। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, डन है। अब देखो, समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, मजला कोष्ठक में। जैसे मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उन्हें समुच्चय में लिखिए, अब इसी तरह का सवाल मिलेगा तुम्हें, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से लिखेंगे, और सभी एलिमेंट को लिखेंगे। जब सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे, सारे तत्वों को लिखेंगे, तो उनके बीच में कॉमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा लगाते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उनके बीच बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे मैं अगर पूछूं कि जे से स्टार्ट होने वाले, जैसे मान लो मैं सवाल यहाँ पे पूछ देता हूँ, चलो, अरे ये कहाँ से आ गया, हो ला ला, जैसे मैं अगर पूछूं, बाबू रे सभी लोग बताना, मैं जैसे यहाँ से पूछूं, चलो, जे से स्टार्ट शुरू होने वाले, जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम, होने वाले महीनों के नाम बताओ कौन कौन सा होता है, तो इसका एक सेट बन सकता है, क्या यह समुच्चय है, सबसे पहला उत्तर बताओ, क्या यह समुच्चय होगा, सबसे पहले आप बताइए, क्या यह समुच्चय होगा, यस ये एक समुच्चय होगा, सबसे पहली बात तो होगा, तो इसे समुच्चय में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समुच्चय में कैसे लिखेंगे, पहला नंबर कौन होता है, जनवरी होता है ना, जनवरी होता है ना, फिर क्या होता है, जून होता है, सही बात है, सही लिख रहा हूं, फिर क्या होता है, जुलाई होता है ना, सही बात है, करेक्ट है, करेक्ट लिखा हूं, इसके अलावा कोई और संख्या, इसके अलावा कोई और संख्या, जनवरी, जून और जुलाई, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलो मैं एक और प्रश्न पूछ देता हूं, ठीक है, मैं एक प्रश्न और पूछता हूं कि प्रथम पांच प्रथम अरे भाई प्रथम ना प्रथम पांच प्राकृत संख्या, प्रथम पांच प्राकृत संख्या, प्रथम पांच प्राकृत संख्या लिखे, प्रथम पांच प्राकृत संख्या लिखे, प्रथम पांच प्राकृत संख्या लिखे, तो आप क्या जवाब दोगे भैया, क्या सबसे पहले बताओ ये सेट है, तो यस इट इज अ सेट। तो वो 5 प्राकृत संख्या क्या क्या होंगे बताओ, 1 2 3 4 और 5, और वो सभी नंबर लिखने के बाद कॉमा जरूर लगाओगे, क्या लगाओगे बेटा, कॉमा जरूर लगाओगे, 1 2 3 4 5। आया सबको समझ में, आ गया समझ से, बोलो बोलो बोलो, आगे समझ से, मजा आ गया, तो मजा आ गया। तो एक बार जल्दी से बोलो, हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा, बोलो बोलो बेटा, 100 में 100 हमारा ना, फोड़ दोगे कि नहीं गणित में अपनी पारी है,
हाँ ठीक है, तो ये अपने टेबल पे, कुर्सी पर, बेंच पर, जहां भी तुम पढ़ते हो वहीं चिपका लो कि अब की बार कुछ भी हो जाए, है ना, 2000 जो हमारी जो 12वीं का एग्जाम होगा, 11वीं में तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, जब हमारा 12वीं का एग्जाम होगा उसमें हमारा 100 में 100 होगा। ठीक है जी। चलिए, कुछ विशेष समुच्चय के लिए मानक संकेत हैं, उन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे एन लिखा हुआ, कैपिटल नंबर एन, तो यहाँ पे कुछ मानक संकेत होंगे जो आपको याद रखना है। एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एन, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो इस एन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब होता है प्राकृत संख्या। एन का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3, है ना, फिर ऐसे डैश डैश डैश। अच्छा, कॉमा के बाद अगर 3 बिंदु लिखा है तो इसका मतलब होता है अनंत तक। बात समझ आया? अगर कॉमा के बाद 3 बिंदु लिखा है तो इसका मतलब होता है अनंत तक। ठीक है जी। अच्छा, जेड और ए आई लिखा है, जेड कैपिटल में, जेड बड़ा अक्षर में जेड लिखा हो या आई लिखा हो, इसका मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय, है ना, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं भैया? -1 -2 -3, इस तरीके से होते हैं, 0 1 2 3, है ना, कॉमा डैश डैश डैश। ठीक है, ठीक है भैया, सबको समझ में आ गया ना जी? डैश डैश डैश। ठीक है, जेड प्लस या आई प्लस यानी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। जेड प्लस, अगर जेड लिखा हो उसके ऊपर प्लस लिखा हो, ऐसे जेड लिखा हो और ऊपर में प्लस ऐसे लिखा हो, इसका ये अर्थ होता है कि धनात्मक पूर्णांकों का समूह, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरह से। ठीक है, फिर क्या है? जेड माइनस या आई माइनस लिखा हो, इसका क्या मतलब होता है? ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह, जैसे -1 -2 -3, इस तरीके से। समझ गए कि नहीं? नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। क्यू का मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जैसे पी बटा क्यू के रूप में, जैसे ऐसे लिखा हो 1/2 1/3 1/4, है ना, इस तरीके से लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में। ठीक है जी, डन है? क्लियर है? सब लोग बताओ, सबको क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी है संकेत जो आप लोगों को याद रखना है। क्यू माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समूह, है ना, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं। क्यू माइनस का मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। आर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझ रहे हो ना? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? मतलब परिमेय और अपरिमेय सब आ जाते हैं, परिमेय अपरिमेय सब आ जाते हैं, परिमेय और अपरिमेय सब आ जाते हैं, ऐसा होता है ना रियल नंबर, वास्तविक संख्या, है ना। इसी तरह से होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, डैश 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 प्लस इंफिनिटी तक, है ना, प्लस धनात्मक तक। और यहाँ पे इसी तरह से -1 -2 -3, इस तरीके से डैश 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 माइनस इंफिनिटी तक होता है, माइनस ऋणात्मक तक। ठीक है जी। चलो, यहाँ पे क्या है? आर प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या और आर माइनस का मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या। बताना पड़ेगा तुमको, तो पता ही चल गया, है ना। आर प्लस में धनात्मक वास्तविक संख्या, आर माइनस मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे क्या है? फिर कुछ और भी मानक संकेत है। ई का मतलब कैपिटल लेटर में ई लिखा हो, कैपिटल लेटर में ई लिखा हो, बड़ा अक्षर में ई लिखा हो, इसका मतलब सम संख्या। क्या? सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 2 4 6 8 10, है ना, यही होता है ना विषम संख्याओं का समूह। विषम संख्याओं को ओ से डिनोट किया जाता है। ओ मतलब विषम, ऑड नंबर। ओ का मतलब ऑड नंबर, ओ का मतलब ऑड नंबर, विषम संख्याओं का समूह। तो उसको आप ऐसे 1 3, है ना, ठीक है, इस तरह से आपको कर देना है। 1 3 5 7, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई, डन है भैया? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बोलो डन है यहाँ तक? तुमने समुच्चय भी सीख लिया, तुमने मानक संकेत भी सीख लिया, अभी तक जो भी पढ़ा क्या तुम्हारे दिमाग में गया? बोलो पूरा तरीके से छप गया भैया, गर्दा मचा देंगे, एकदम आग लगा देंगे भैया। क्या क्लास है क्या? बस एक कंसेप्ट और बता के फिर छोड़ देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे संकेत ये लिखा हो, ये लिखा हो, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लो यदि एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं अगर फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से दूं, ठीक है, चलो, ये जो 5 संख्या लिखी गई है क्या इस समुच्चय में है, उससे बिलोंग कर रहा है ना बेटा? तो जब है तो फिर ये लगाओगे चिन्ह, ये चिन्ह लगाओगे। लेकिन अगर यही मैं ये लिखा रहूं, ये लिखा रहूं, अब बताओ क्या है? क्या ए में है? क्या 6 ए में है? नहीं है ना, तो इसमें ऐसे लगाओगे, ऐसे करोगे पेट में फाड़ दोगे, खत्म। इसको पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू, 6 इसमें नहीं है, 6 ए में नहीं है, तो 6 नॉट बिलोंग्स टू। बताओ, ये कौन गणित है जी? जैसे लगता है कक्षा 2 का पढ़ रहे हो, है ना? इतना आसान। मजा आ गया ना बेटा कि अगर कोई चीज होगा तो ये वाला चिन्ह लगाओगे, नहीं होगा तो ये वाला लगाओगे। बोलो स्वाहा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? समुच्चय समझ लिया विस्तार से, फिर उसके बाद कुछ मानक संकेत भी पढ़ लिए, फिर उसके बाद बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का भी संकेत हमने समझ लिया। ठीक है जी, ठीक है। तो आज के लिए जर्नी यहीं पे, और आप लोगों को याद रखना है ये जो फ्री एक्सेस है आपको न्यू बैच का मिलेगा कब? नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। हुंकार 2026 स्टार्ट है, आप लोगों को ज्वाइन करना है इस नंबर पे कॉल करके। तो जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं जो फ्री हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है, वो इस नंबर पे कॉल करके अपने क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और टॉपर बनने का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और कैसी क्लास लगी? एकदम बेटा धुआं तरीके से लिख देना कि भैया आज क्लास बढ़िया लगी, मस्त लगी, क्योंकि उस कमेंट्स को देख करके हमें एक क्या आएगी? एनर्जी आएगी। ठीक है जी, तो जरूर अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। क्लास